राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके इसकी रीच बढ़ाएं, साथ में वीडियो को शेयर भी करें। आज का दिन सेक्युलर लिबरल कबाल, मिशनरी कबाल, मार्क्सिस्ट कबाल, यानी कि जिसको हम पंचमक्कार कहते हैं, उनके लिए बहुत ही बुरा दिन है। आज बहुत ही बुरा दिन है। बुरा दिन इसलिए है कि एक तो समझिए कि इनके जो फॉरेन फंडिंग से पल रहे पांच मुख्य NGOs जो हैं, उनके खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई आरंभ हो गई है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में बड़ी खबर है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस जो है वो इन सारे लोगों का समर्थन करता रहा है, पहले भी, आज भी कर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं भाई, देखिए मैं आपको इनका नाम बताता हूँ। ये हैं ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ। आपको पता है CBI ने FIR भी दर्ज की है। तो CBI ने FIR इनके लिए क्यों दर्ज की है? आपको पता है कि FCRA रूल्स में जो परिवर्तन हुए हैं उनके अनुसार कोई भी NGO जो FCRA से फॉरेन फंड रिसीव करता है उसको एक FCRA डेजिग्नेटेड अकाउंट खोलना पड़ता है SBI 12 खंबा रोड में, और उसी में वो पैसे रिसीव कर सकता है और उसके अतिरिक्त वो किसी को वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अब ये पाया गया है कि ये ऑक्सफैम है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है। अब सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के बारे में बड़ी एक अजीबोगरीब घटना प्राप्त हुई है। बताया गया है कि वो छत्तीसगढ़ में कोल माइंस के विरुद्ध एक NGO था, वहाँ पे उन्होंने NGO बनाया, उसको वो फंडिंग करते थे, जो कि इन नियमों के विरुद्ध है। ऑक्सफैम इंडिया जो था वो अपनी सारी की सारी फंडिंग, जैसे मैंने बताया, कि जहाँ पे रिसीव करता था वो वहाँ से ट्रांसफ़र भी करता था, यानी FCRA डेजिग्नेटेड अकाउंट में रिसीव भी नहीं करता था और जहाँ से आता था वहाँ दूसरों को ट्रांसफ़र करता था, मतलब एक चैनल के रूप में काम कर रहा था। इसके बाद आपको पता है कि हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंटल लोग जो है वो कितने एक्टिव हैं। उनका एक ही काम है, वे जहाँ भी कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आ रहा हो वहाँ जाके एनवायरनमेंटल पंगे करना, उनका ये काम है। तो एनवायरनिक्स इंडिया, एनवायरनिक्स ट्रस्ट, ये तीसरा NGO है। चौथा NGO क्या है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। ये भी बाहर से पैसे लेते हैं, काहे के लिए? मुकदमे कायम करने के लिए। यानी भारत के अंदर भारतीयों द्वारा भारत के हितों के विरुद्ध मुकदमे कायम हो रहे हैं, और फंडिंग कौन कर रहा है? लीगल इनिशिएटिव्स। आपको पता है हमारी इंदिरा जयसिंह का भी इसी प्रकार से एक लीगल कलेक्टिव था, लॉयर्स कलेक्टिव। उस लॉयर्स कलेक्टिव का भी FCRA अकाउंट जो है वो इसी कारण निरस्त हुआ था। और एक और है साहब, केयर इंडिया सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप ये देखें कि ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम दिखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स बनाएंगे ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये कहेंगे कि साहब एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, और जो वहाँ के लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उनको हाथ में पैसे आने चाहिए। ये सब बातें कर करके और काम एक ही करते हैं कि किसी भी तरह से सरकार के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो ना आने पाएँ। दूसरी तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज़ किसको फंड करते हैं? आप ये देखिए कि आप ग्राहम स्टेन्स की हत्या का जो दारा सिंह ने की थी वो संभवतः भूल गए, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वो काम क्या कर रहा था ग्राहम स्टेन्स वहाँ पर भोले भाले आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर रहा था, और धर्म परिवर्तन करने के साथ साथ वहाँ पर ये भी इंश्योर कर रहा था कि वहाँ किसी भी तरह का सरकारी तंत्र से विकास न पहुँचने पाए, और वे आदिवासियों को ये कह सकें कि जो कुछ भी विकास होता है वे मिशनरीज करते हैं, इसलिए आइए आप हमारे धर्म में आ जाइए, यानी क्रिश्चियन बन जाइए। तो वो ये ग्राहम स्टेन्स करता था, यही माओवादी करते हैं। माओवादियों की फंडिंग कहाँ से होती है?
माओवादियों की फंडिंग भी इन्हीं देश विरोधी तत्वों से होती है। अब इन सबका तो अकाउंट तो सस्पेंड है ही। अकाउंट सस्पेंड करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी जांच की है और जांच करने के बाद यह इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये सारे के सारे लोग जो थे पैसे लेते थे विदेश से और काम ऐसे करते थे जिससे देश में विकास की गतिविधि अवरुद्ध हो। अब इनके ऊपर जब ये पंजा पड़ गया, 5 लोग हैं भाई, तो पंजा जो है ये फंस गया, ऐसा कह सकते हैं, पंजा फंस गया। और ये पंजा फंस गया, इनकम टैक्स के जाल में फंस गया। ऑक्सफैम के खिलाफ तो सीबीआई की इंक्वायरी भी हो गई और सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर ली, रेड भी हो गई उनके यहाँ। तो अब जो है इनके मित्रगण जो हैं वो बहुत दुखी हैं और रोते फिरते घूम रहे हैं। रोने का एक और कारण उनको आज और मिल गया, और रोने का कारण उनको ये मिल गया कि सदगुरु के विरुद्ध जो कार्रवाई की थी मद्रास हाई कोर्ट ने, और जिसकी अनुपालना में जो द्रविड़ियन सनातन विरोधी जो सरकार है, जिन्होंने सनातन विरोधी दयानिधि स्टालिन को अपना उप मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने 150 लोगों को भेज दिया सदगुरु के आश्रम में वेलनगिरी में, और वहाँ जो भी रेजिडेंट थे वहाँ के उनको परेशान करना आरंभ कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी की सारी कार्यवाही न केवल रोक दी बल्कि वो पूरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में स्वयं के पास ट्रांसफ़र कर लिया। और स्वयं के पास ट्रांसफ़र करने के अलावा और भी घटना हुई वहाँ पर। वही बात हुई जब मुकुल रोहतगी ने खड़े होकर वहाँ पर कहा कि साहब कि हैबियस कॉर्पस वॉज ओवर द मोमेंट, हैबियस कॉर्पस वॉज ओवर द मोमेंट द 2 डिटेनीज़, अलेज्ड डिटेनीज़, जिनको ये कहा जा रहा था कि ये 2 महिलाएं हैं, इनको वहाँ कैद करके रखा हुआ है, जैसे ही वो कोर्ट के सामने पेश हो गई, हैबियस कॉर्पस वॉज ओवर। कोर्ट ने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि वो अपने ही इच्छा से वहाँ रह रही हैं और 15 वर्ष से रह रही हैं। जब उनकी आयु 24 वर्ष और 27 वर्ष की थी तब से वो वहाँ रह रही हैं। और ये भी कहा कि ये बार बार पिता उनके जो है वो उनको तंग करते हैं। 8 वर्ष पूर्व भी उनकी मदर की ओर से इसी तरह की हैबियस कॉर्पस पिटीशन लगाई गई थी। ये सब बताने के बाद भी कोर्ट ने कार्रवाई आगे जारी रखी और हियरसे के ऊपर कुछ भी कह दिया वहाँ पे कि हमने सुना है कि वहाँ पर कोई डॉक्टर था जिसके विरुद्ध 12 केस है पॉक्सो के। अरे भाई, वो डॉक्टर कहाँ था, क्या था, इससे इस केस से क्या लेना देना था? केस से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उनको तो वहाँ पर जो मिशनरीज़ का जाल बिछाया हुआ है और जिन मिशनरीज़ को वहाँ परेशानी हो रही है तमिलनाडु में, विशेषकर कोंगुनाडु में, कोयम्बटूर क्षेत्र में अपनी गतिविधियाँ फैलाने में, उनको तो सदगुरु बहुत ही बुरे लगते हैं। इसलिए ये पूरा केस था और मद्रास हाई कोर्ट के जो जज साहबान थे वो पूरी तरह से उनके लिए बैटिंग कर रहे थे। तो वो पूरा का पूरा केस जो है वो ध्वस्त हो गया। उसको लेके भी हमारा जो पंचमक्कार कलाल है वो बहुत दुखी है, बहुत अधिक कष्ट में है। कह रहा है कि भाई ये क्या बात हुई, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्यों बुला लिया? ये तो इसलिए है क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय हैं, देखिए वो अभी तिरुपति जाके आए हैं, देखिए वो अभी गणेश पूजा में भी उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया है, इत्यादि इत्यादि। मतलब ये है कि भाई चपेटा बहुत जोर का लगा है, चपेटा इतनी जोर का लगा है कि भाई ये देखिए हमने जो है बड़ी समस्या से सदगुरु को फंसाया था, लेकिन सदगुरु तो 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बचा लिए गए। सदगुरु ने स्वयं कहा है, ये ऑफ़र किया है कि भैया तुम जो है ना ये फालतू बातें मत करो, 1 इंच भी अगर फॉरेस्ट लैंड निकल आती है तो मैं सदैव के लिए भारत छोड़ दूंगा। ये तक चैलेंज दिया है और कहा कि प्रूव करो आके। आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया, कोई भी गलती बता दो। तरह तरह की बातें फैलाई गई। अब उनकी बेटी जो है उसने शादी कर ली तो उससे क्या हो गया? मैंने कल भी बताया था कि भाई गृहस्थ सन्यासी होते हैं, विरक्त सन्यासी होते हैं। और स्वयं आज एक वीडियो वायरल हो रहा है सदगुरु का, वो कह रहे हैं कि भाई सैकड़ों यहाँ पर प्रार्थना पत्र आते हैं ब्रह्मचर्य व अला संन्यास लेने के लिए,
नहीं, जिस प्रकार की साधना चाहिए उस प्रकार की साधना जब तक हम इनको पूरी तरह से टेस्ट नहीं कर लें तब तक हम नहीं परमिट करते। पूरे वर्ष में 8 से 10 साधक हम नहीं लेते, ये ब्रह्मचर्य वाले बिल्कुल नहीं। सारे ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो फिर ये जो वंश हैं वो कैसे चलेंगे, देश कैसे चलेगा, पूरा जो समाज है वो कैसे चलेगा। समाज तो संतानोत्पत्ति से ही चलता है। तो ये वो स्वयं कहते हैं, लेकिन हमारे जज साहबान को मद्रास हाई कोर्ट के उनको कुछ नहीं सूझता। उनके तो अपने स्वयं के पूर्वाग्रह थे, उनके स्वयं के पूर्वाग्रह निकल गए। हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा सुना है। अरे भाई, उन्होंने अपनी लड़की की शादी कर ली तो दूसरों को क्यों इनकरेज करते। अरे पूरी तरह से ही मतलब क्या बुद्धि का सौदा करके आए हुए हैं, पढ़ा नहीं क्या। जो लॉ है, जब लॉ की डिग्री मिलती है LLB की, उसमें हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। आपने पढ़ा नहीं क्या हिंदू लॉ? कि हिंदू लॉ में वर्णाश्रम धर्म में एक संन्यास भी एक पद्धति होती है। आप अपनी तरफ से डिक्टेट करेंगे। खैर, अब तो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है निश्चित रूप से इन लोगों के खिलाफ स्ट्रक्चर पारित करेगा नहीं तो करना तो अवश्य चाहिए। इस तरह का किसी के भी रेप्यूटेशन पर, किसी की भी प्रतिष्ठा पर इस प्रकार का प्रहार करना जो है वो किसी जज का काम नहीं है, विशेषकर जब उसके पास इस तरह की कोई प्रेयर सामने ना हो। बिल्कुल ही गलत हुआ। तो आज एक काला दिन है हमारे पंचमक्कार कबाल के लिए, हमारे लेफ्टिस्ट मीडिया के लिए, हमारे बहुत सारे मेन स्ट्रीम के यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही काला दिन है। तो उस काले दिन में इनको अपने मुंह पे काली पोत लेने दीजिए। आइए हम सब लोग आज माता जी का स्वागत करें और यह आह्वान करें कि सारे जो महिषासुर हैं, सारे मधुकैटभ और सारे चंडमुंड टाइप के जितने भी यहाँ पर राक्षस घूम रहे हैं, उनका सबका संहार माता जी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।